नमस्कार दोस्तों, कलाम अकेडमी की तरफ से आयोजित ग्रेड थर्ड रीट मेंस लेवल 1 की परीक्षा से पहले एक परीक्षा एक टेस्ट के रूप में जो टेस्ट सीरीज इनकी चल रही है उसका सॉल्यूशन यहाँ पर देखने वाले हैं। जो फाइनल टेस्ट रहा है इनका 150 प्रश्न जो पूरे सिलेबस पर आधारित है, सभी को इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। आपकी तैयारी कैसी चल रही है और इनके प्रश्न कैसे क्या लेवल के आ रहे हैं, तो दोनों को कंपेयर करके आप थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करिएगा। और पीछे एक वीडियो में हमने बात किया था कि RSSB अध्यक्ष साहब भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा पेपर पैटर्न में बदलाव की तैयारी है। डायरेक्ट रटने वाले प्रश्न नहीं रहेंगे, थोड़ा सा थ्योरेटिकल लॉजिकली आप उनको सोच करके सम्मिलित करने वाले और सत्य असत्य कथनों वाले ऐसे टाइप के प्रश्नों को फिर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे प्रकार से सारे प्रश्नों को समझने की ज़रूरत है। एज यूजुअल कलाम अकेडमी का थोड़ा सा लेवल हार्ड रहता है, बट थोड़ा सा आप फिर भी अच्छे प्रकार से प्रश्नों को देखिएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और इनके प्रश्नों का लेवल कैसा है। तो थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करिएगा, जहाँ किसी टॉपिक विशेष में कोई दिक्कत समस्या है तो उसमें इंप्रूवमेंट आप कर पाएंगे इस कम समय में। बढ़ते हैं आगे। पहला प्रश्न दोस्तों, जनगणना 2011 के आधार पर राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों के उपयुक्त समुच्चय की पहचान करनी है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन 3 इसका सही रहेगा, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। यहाँ पर जो उपलब्ध ऑप्शंस हैं इनमें से तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहने वाला है पहले प्रश्न के लिए। दूसरे प्रश्न की बात करें, दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से डूंगरपुर में जैन वृंदावन नामक धाम की स्थापना किस संत ने करी है? तो सोचिए किस संत ने करी है एक बार। दूसरे का सही आंसर रहने वाला है संत मावजी ने डूंगरपुर में वेण वृंदावन धाम की स्थापना करी है। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान जनगणना 2011 के आधार पर राज्य में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत को दर्ज किया गया है। तो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत बतानी है। अनुसूचित जनजाति मतलब ST कैटेगरी की प्रतिशत बतानी है। तो 13.5% इसका सही आंसर रहेगा। अगर यहाँ पर जाति पूछता है, जैसे अनुसूचित जाति पूछता है, तो SC कैटेगरी का पूछेगा तो 17.8% SC जाति का रहता है वहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न है, निम्न में से रचना और लेखक का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? नेगेटिव में पूछ रहा है, तो आप प्रश्न भी ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न पढ़ने में कन्फ्यूजन होता है, देन फिर आपका प्रश्न तुरंत गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अलेखो हिटलर विजयदान देथा की लिखी है, सही बात है। सेनानी मेघराज मुकुल की लिखी है, सही बात है। छंद मयूख बांकीदास की लिखी है, तो ये बांकीदास की नहीं लिखी है। छंद मयूख लिखी है सूर्यमल मिश्रण ने, और उछालो रेवंत दास चारण द्वारा लिखी गई है। तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा नेगेटिव में। इसके बाद में अगला पांचवा प्रश्न है, निम्न में से सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी, और जो कजली तीज है, कजली तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। अक्षय तृतीया को रहता है, अक्षय तृतीया को वैशाख शुक्ल तृतीया, और पंचमी ऋषि पंचमी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका ऑप्शन 2 करेक्ट रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला छठा प्रश्न, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में शुद्ध बोया गया क्षेत्र, राज्य में शुद्ध बोया गया क्षेत्र बताना है। 53.1% ये रहने वाला है शुद्ध बोया गया क्षेत्र 2024-25 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार। और सातवां प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? नेगेटिव में पूछ रहा है। देखिए, बढ़ार क्या होता है? वधु पक्ष द्वारा किया जाने वाला सामूहिक जो प्रतिभोज है, इसे बढ़ार कहते हैं। बिनोटा किसे कहते हैं? वर के सिर पर बांधा जाने वाला साफा। नहीं, बिनोटा क्या होता है? दुल्हा दुल्हन की जो शाही जूतियाँ रहती हैं, तो उन्हें कहते हैं बिनोटा। और नांगल क्या होता है? नवनिर्मित घर के उद्घाटन की रस्म को नांगल या नांगला कहते हैं। और बधर क्या है? अंत्येष्टि के समय मृतक के परिवार वालों का मुंडन करना बधर कहलाता है। तो उस प्रकार से नेगेटिव में आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन 2 अपना नेगेटिव में आंसर रहने वाला है। इसके बाद में आठवां प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कोड के आधार पर उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। मृदा के प्रकार और विस्तार क्षेत्र के बारे में बात करनी है। इंसेप्टी सॉइल है भीलवाड़ा राजसमंद सलूम्बर में। अल्फी सॉइल्स है अलवर भरतपुर और डीग में। वर्टी सॉइल है कोटा बूंदी बारा में। और एरिडो सॉइल्स है चूरू झुंझुनू नागौर में। इस प्रकार से चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट रहने वाला है। नवा प्रश्न है, पूर्वी राजस्थानी बोली अहिरवाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इनमें से कौन सा नाम हो सकता है राजस्थानी बोली अहिरवाटी के लिए? अहिरवाटी को राठी कहा जाता है, और राठी के साथ में से हीरवाटी या हीरवाल भी कहते हैं। तो इस प्रकार से राठी और अहिरवाटी के बारे में ध्यान रखना है। 10वां प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान की हस्तशिल्प से संबंध में असुमेलित विकल्प की पहचान करिए। कौन सा सुमेलित नहीं है?
अजरक प्रिंट बाड़मेर की, सही बात है। लकड़ी की मूर्तियाँ चित्तौड़गढ़ में, तो ये नहीं है। कपड़ों पर मिरर वर्क जैसलमेर में, सही है। नमदे टोंक के, सही है। लकड़ी की मूर्तियाँ चित्तौड़गढ़ में कावड़ और लघु मंदिरों के काम आती है। उदयपुर में बात करें तो बारीक नक्काशी करी जाती है लकड़ी पर। बाड़मेर में लकड़ी पर खुदाई करी जाती है। जयपुर में चंदन की लकड़ी पर बारीक नक्काशी करी जाती है। तो ऐसे अलग अलग जगहों की लकड़ियाँ फेमस है। तो ये मूर्तियों के लकड़ की बात रहती है। इसके बाद में 11वें प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। कंजर्वेशन रिजर्व और संबंधित क्षेत्र की बात करनी है तो अमरख महादेव उदयपुर में, सही है। बांज आमली बारा, सही है। हमीरगढ़ भीलवाड़ा, ये सही नहीं है। ये भी सही है, सही है। भीलवाड़ा भी सही है। और रामगढ़ कुंजी सुवास, रामगढ़ कुंजी सुवास अलवर में नहीं है। ये भी कहाँ है? बारा में है। रामगढ़ कुंजी सुवास भी कहाँ है? बारा में है। तो चौथा ऑप्शन इसका इनकरेक्ट रहेगा, ये असुमेलित रहने वाला है। अगला 12वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी जाति फड़ वाचन में पारंगत है? कौन सी जाति फड़ वाचन में पारंगत है? तो वो है भोपा। अगला 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से रेतीली मरुस्थलीय मृदा के संबंध में असत्य कथन बताना है। रेतीली और मरुस्थलीय मृदा के संबंध में असत्य कथन बताना है। इस मृदा में लवणों का उच्च प्रतिशत पाया जाता है, ये भी सत्य कथन है। इस मृदा में जैविक पदार्थों की कमी तथा उच्च पीएच मान पाया जाता है, तो ये भी सही कथन है। इस मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं, तो इसे नहीं कहते हैं रेगुर मृदा, कहते हैं काली मृदा को। और इस मृदा को जल अवशोषण क्षमता अधिक पाई जाती है, तो सारे सही हैं। इसमें तीसरा ऑप्शन इनकरेक्ट रहने वाला है। सही है, 13वें में तीसरा ऑप्शन। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न देखिए, थली मारवाड़ी की एक उपबोली है, यह किस क्षेत्र में बोली जाती है? थड़ी, थड़ी के बारे में बात करिए तो थड़ी बोली जाती है बीकानेर में। अगला 15वां प्रश्न, निम्न में से लोक देवता तेजाजी के संबंध में सही कथन नहीं है। लोक देवता तेजाजी के संबंध में सही कथन कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर इनका जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ है, ये भी सही बात है। ये कृषि कार्यों के उपासक देवता के रूप में पूजनीय है, ये भी सही बात है। इनके पुजारी विवाहित जाट होते हैं, तो ऐसी कोई पाबंदी इन पे नहीं है। सुरसुरा में इनके समाधि व मंदिर बना हुआ है, तो ये सब सही है। तीसरा ऑप्शन इसका नेगेटिव में करेक्ट रहने वाला है, तो संबंध का सही कथन ये नहीं है। इसके बाद में 16वां प्रश्न, राजस्थान में सालर वन या बोसवालिया सेराता का विस्तार किधर है? सालर वन शेराता का विस्तार क्षेत्र बताना है। यह है अरावली पहाड़ियों की उच्च श्रेणियों पर। अगला 17वां प्रश्न, शारबाग की छतरियाँ किस शहर में स्थित है? बूंदी में स्थित है और कोटा में भी स्थित है। शारबाग की छतरियाँ आप सर्च करेंगे तो कोटा बूंदी दोनों जगह पर बताएगा। तो अब ये क्वेश्चन डिलीट है या गलत ऑप्शन है, तो यहाँ पर इनके आंसर की मैं तो बूंदी को सही कर रखा है। बाकी आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए, अगर आपने शारबाग की छतरियों के बारे में पढ़ा हुआ है देन कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट रहने वाला है। मेरी नज़र में तो कोटा और बूंदी दोनों ही ऑप्शन इसके सही रहते हैं, बाकी आप लोग बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न देखिए, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा परिचालन पथ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर रहने वाला है कोटा से साबरमती वाला, ये संबंधित नहीं है। जोधपुर से दिल्ली वाला भी संबंधित है, बीकानेर से दिल्ली वाला भी, और उदयपुर सिटी से आगरा कैंट ये भी सम्मिलित है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब 19वां प्रश्न आ गया है, अचल दासरी खींची वचनिका किस प्रकार का काव्य है? तो ये है एक चंपू काव्य की श्रेणी में है। 20वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ख्याल और संबंधित व्यक्ति की बात आ रही है। तुर्रा कलंगी जयदयाल सोनी से संबंधित है, कुचामनी लच्छीराम से संबंधित है, और हेला हमीद बेग से संबंधित नहीं है। हेला किससे संबंधित है? हेला संबंधित है शायर हेला से, और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? दौसा सवाई माधोपुर करौली, ये तो इधर के साइड का ये प्रसिद्ध है हेला। और जो शेखावाटी है तो इसमें झालीराम प्रसादी राम ये यहाँ से प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। 21वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा झील युग्म आपस में सेतु से नहीं जुड़ा हुआ है? तो कौन सा नहीं जुड़ा हुआ है इसमें सोचिए। स्वरूप सागर रंग सागर से जुड़ा हुआ है, फतेह सागर कुम्हारिया तालाब से नहीं जुड़ा हुआ है, अमरकुंड रंग तालाब रंग सागर से जुड़ा हुआ है, पिछोला झील पिछोला गोवर्धन सागर से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट रहने वाला है, इनकरेक्ट में सुमेलित नहीं है ये। और इसके बाद में 22वां प्रश्न, सवाई जयसिंह ने 1725 में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए सारणी का निर्माण करवाया था। यह सारणी किस नाम से जानी जाती है? तो ये बताइए भाई, सवाई जयसिंह ने 1725 में नक्षत्रों की गति की गणना के लिए सारणी का निर्माण करवाया था।
जो उन्होंने वेधशालाएं वो बाकी सब निर्माण करवाए थे वो तो किस में आते हैं, जंतर मंतर में आते हैं। बट जो इन्होंने सारणी का निर्माण करवाया था नक्षत्रों की गति के लिए वो है जीज ए मोहम्मद शाही। जीज ए मोहम्मद शाही ऑप्शन एक इसका करेक्ट रहने वाला है। तो ये यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी होगी, जो वेधशालाएं वगैरह बनाई थी ना वो किसमें, जंतर मंतर में आएंगी। ये बात क्लियर हुई। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं 23वां प्रश्न देखिए। ऑप्शन एक, सूची एक और सूची दो को सम्मिलित करना है। सूची एक में तो क्या है, पर्यटन परिपथ, और यहाँ पर सम्मिलित क्षेत्रों की बात हो रही है। वागड़ परिपथ तो है डूंगरपुर बांसवाड़ा से, गोडवाड़ा परिपथ है रणकपुर माउंट आबू से, मेरवाड़ा मारवाड़ परिपथ है अजमेर पुष्कर, और ढूंढाड़ परिपथ यहाँ पर है टोंक दौसा जयपुर वाला ढूंढाड़ एरिया है। तो ये इस प्रकार से चार ऑप्शन करेक्ट रखने हैं। यहाँ पर 5 दे रखा है तो पहला वाला किसी में नहीं है। इस प्रकार से चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट रहने वाला है, यहाँ पर सावधानी रखनी है। इसके बाद में 24वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना प्रारंभिक कालीन लौकिक साहित्य से संबंधित नहीं है। लौकिक साहित्य से संबंधित नहीं है, इनमें कौन सा, बुद्धि रास ये संबंधित नहीं है, बाकी सब संबंधित है। अगला 25वां प्रश्न, आमेर दुर्ग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। आमेर दुर्ग के संबंधों में निम्न कथन पर विचार करना है, कौन सा सही है तो उस बारे में बात करना है, उपरोक्त सत्य कथन बताना है। इस दुर्ग का मुख्य द्वार नौलखा दरवाजा है। इस दुर्ग में मिर्जा राजा जयसिंह दीवाने आम व दीवाने खास महलों का निर्माण करवाया। नरसिंह मंदिर, अंबिकेश्वर मंदिर इस दुर्ग में स्थित प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। तो कौन सा सही है इसमें, 2 और 3 ही सही हैं। पहला ऑप्शन गलत है, इसमें नौलखा दरवाजा इसका मुख्य द्वार नहीं है। 26वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें से कौन सी नदी को वर्णित करता है, कौन सी ये जो विशेषताएं हैं किस नदी की हैं। इस नदी की एक शाखा को रोककर के सलीसेड झील का निर्माण किया गया है। इस नदी का उद्गम उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है। तो इनमें से कौन सी नदी है जिसकी ये विशेषताएं हैं, तो ये नदी है रूपारेल नदी, जो कि सलीसेड झील का निर्माण हुआ इसके ऊपर, और उदयनाथ की पहाड़ियों से ये निकलती है इसका उद्गम, रूपारेल। और इसके बाद में 27वां प्रश्न, राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था प्रमुखतः थी। जागीरदारी जो व्यवस्था थी राजस्थान की वो रक्त संबंध और कुलीन भावना पर आधारित थी। अगला 28वां प्रश्न, राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 में वर्ष 2029-30 तक राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो कितनी ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, 90,000 मेगावाट। अगला 29वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक साहित्य सृजन की पद्य विधा है। पद्य विधा बताना है साहित्य सृजन की, तो ये है छप्पे। 30वां प्रश्न है, किस राजपूत शासक ने सोमनाथ मंदिर व शिवलिंग को तोड़ने के कारण सुल्तान अलाउद्दीन की सेना पर आक्रमण कर लूटे हुए धन को छीन लिया था। तो किसने छीना था, कान्हड़देव चौहान ने छीना था। तीसरा ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला 31वां प्रश्न पढ़िए। 31वां प्रश्न क्या कह रहा है, राजस्थान वर्षा परिवर्तनशीलता 2024 के अनुसार राज्य के कौन से जिले में सर्वाधिक वर्षा परिवर्तनशीलता दर्ज करी गई है। तो वर्षा परिवर्तनशीलता सर्वाधिक फलोदी में दर्ज की गई है। 32वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी। किस आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी, तो यहाँ पर हुई थी दोस्तों सीकर किसान आंदोलन की चर्चा हुई थी। किस संबंध में हुई थी, अगर आपको इसकी जानकारी है तो एक बार कमेंट करके बताइएगा कि सीकर आंदोलन जो हुआ था उसकी चर्चा लंदन में किस कारण से हुई। अगला 33वां प्रश्न देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित ऊर्जा उत्पादों का राज्य के कुल उत्पादन में उनके प्रतिशत अंश के आधार पर व्यवस्थित आरोही क्रम बताना है, आरोही क्रम, घटता हुआ क्रम बताना है अपने को। तो 33वें प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन 3, सबसे ज़्यादा गैस आधारित विद्युत, फिर जल विद्युत, फिर पवन विद्युत, फिर तापीय विद्युत। तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। 34वां प्रश्न है, निम्न में से संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध आदि किसकी कृतियाँ हैं। तो ये महाराणा कुंभा की कृतियाँ हैं। अगला 35वां प्रश्न है, जल जंगल और जमीन आंदोलन के प्रणेता कौन है। तो मामा बालेश्वर दयाल इस आंदोलन के प्रणेता है, जल जंगल और जमीन। आगे बढ़ते हैं, अगला 36वां प्रश्न देखिए, राजस्थान के कौन से जिला समूह से 70 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा नहीं गुजरती है। तो किधर से नहीं गुजरती है, तो इसमें सीकर झुंझुनू से नहीं गुजरती है। अगला 37वां प्रश्न है,
वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का निमराना ठिकाने सहित विलय कब हुआ? तो ये विलय हुआ है 15 मई 1949 में। अगला 38वां प्रश्न, राजस्थान के कामड़, तीखी, गुगरा बेल्ट, सिंदेश्वर कला आदि खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित हैं? तो ये खनिज क्षेत्रों की बात करनी है तो ये सीसा जस्ता के खनिज क्षेत्र हैं। 39वां प्रश्न है, तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी आदि क्या हैं? ये हैं दोस्तों पगड़ी की सजावट के सामान। अगला 40वां प्रश्न, 1938 में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? 1938 में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो हुआ था रणछोड़ दास गट्टाणी की अध्यक्षता में। 40 में दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। 41वां प्रश्न है, राजस्थान स्थित निम्नलिखित स्थलाकृतियों का उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित क्रम बताना है। उत्तर से दक्षिण क्रम बताना है तो उसका सही आंसर रहेगा सबसे पहले बांगड़ प्रदेश, फिर विंध्यन कगार भूमि और फिर धोराड पठार और फिर आबू पर्वत। तो ये इसका सही क्रम रहने वाला है उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला 42वां प्रश्न है, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले राजस्थानी मेजर पीरू सिंह, और ये इन्हें दिया गया 1947 में भारत पाक युद्ध में उनकी वीरता के लिए, और ये इनको मिला मरणोपरांत, मरने के बाद 1952 में। अगला देखिए, राजस्थान की निम्नलिखित राज्य नीतियों प्रथम को उनके प्रारंभ वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका सही आंसर क्या रह सकता है? देखिए, सोचिए आप एक बार। इसका सही आंसर रहने वाला है DCBA, यानी कि सबसे पहले तो राजस्थान खनिज नीति आएगा, उसके बाद में राजस्थान पर्यटन नीति आएगा, और फिर उसके बाद में राजस्थान पवन ऊर्जा नीति आएगा, और फिर लास्ट में आएगा राजस्थान बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी नीति। तो उल्टे क्रम में ये चलने वाली है, DCBA इसका सही आंसर रहने वाला है। अगला 44वां प्रश्न है, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा चूनी और बारी नामक आभूषण किस अंग में पहने जाते हैं? अब ये मैंने तो नाम ही पहली बार सुना है, आप बताइए इनके बारे में। इनके आंसर के अनुसार नाक के आभूषण ये हैं, चूनी और बारी। अगला 45वां प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय छावनी और रेजिमेंट के संबंध में असुमेलित विकल्प चुनना है। छावनी और रेजिमेंट के संबंध में असुमेलित इसमें दूसरा ऑप्शन रहने वाला है। नीमच में रेजिमेंट में नहीं है, नसीराबाद 15वीं नेटिव इन्फेंट्री है, एरनपुरा जोधपुर लीजियन में, और देवली कोटा कंटीजेंट में है। तो दूसरा ऑप्शन इसका इनकरेक्ट रहेगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 46वां प्रश्न देखिए, निम्न में से दक्षिण अरावली का सर्वोच्च शिखर बताना है। दक्षिण अरावली का सर्वोच्च शिखर है जरका। अगला 47वां प्रश्न है, बेराट के अतिरिक्त किस सभ्यता स्थल से हाथ से बना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है? हाथ से बना हुआ वस्त्र किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? तो बालाथल सभ्यता से प्राप्त हुआ है। 48वां प्रश्न, राजस्थान में गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में स्थित है। 49वां प्रश्न, निम्न में से चावंड चित्रकला शैली का विकास राजस्थान के किस क्षेत्र में हुआ है? चावंड चित्रशैली का विकास जो है मेवाड़ में हुआ है। गणेश्वर सभ्यता के संबंध में कथनों पर विचार करके असत्य कथन को चुनना है। यह सभ्यता पूर्वी राजस्थान व गंगा घाटी क्षेत्र में पल्लवित हुई है, ये तो सही है। यहाँ के लाल चिकनी मिट्टी निर्मित विशिष्ट चित्रकारी युक्त मजबूत बर्तन प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है। इस सभ्यता स्थल से दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पिनों का निर्यात किया जाता था, तो ये भी सही है। मौर्य काल में गणेश्वर सभ्यता का मुख्य केंद्र था, तो नहीं था। अगला 51 नंबर पे प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में महिला शिक्षण विहार संचालित है? महिला शिक्षण विहार संचालित है, तो किस जिले में संचालित है भाई? ये है झालावाड़ में संचालित है महिला शिक्षण विहार। 52 नंबर पे प्रश्न है, देवनारायण गुरुकुल योजना के अंतर्गत किस कक्षा वर्ग हेतु निजी उच्च प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है? तो ये प्रवेश दिया जाता है कक्षा 6 से 12 के लिए। अगला 53 नंबर पे प्रश्न है, 18 अक्टूबर को राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड में राज्य के पहले ई बस निर्माण प्लांट की स्थापना हेतु किस स्थान पर भूमि आवंटित को स्वीकृति प्रदान करी गई? भूमि आवंटित को कब स्वीकृति प्रदान करी गई है? तो घिटोल कोटपुतली बहरोड में इसे स्वीकृति दी गई है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट रहने वाला है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर पे प्रश्न है, राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति MSME पॉलिसी कब तक लागू रहेगी? कब तक लागू रहेगी ये ऐसा पूछा है, तो ये रहने वाली है 31 मार्च 2029 तक।
55 नंबर पे है इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत प्रत्येक विद्यालय में 5 सर्वश्रेष्ठ नव प्रवर्तन विचार प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थियों का नॉमिनेशन किस पोर्टल पर संस्था प्रधान द्वारा अपलोड किया जाता है? तो ये किया जाता है EMIAS। इसका सही आंसर ये रहने वाला है EMIAS। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर पे प्रश्न है 18 जून को केंद्रीय साहित्य अकादमी ने वर्ष 2025 के लिए राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये दोस्तों प्रदान किया गया है पूनम चंद गोदारा को। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार पूनम चंद गोदारा को प्रदान किया गया है। 57 नंबर पे प्रश्न है RTE अधिनियम 2009 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान असत्य है? असत्य कथन पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों असत्य क्या हो सकता है, देखिए कक्षा 1 से 5 विद्यालय में 60 बालकों तक शिक्षकों की न्यूनतम संख्या 2 होनी चाहिए, सही बात है। कक्षा 6 से 8 के लिए प्रत्येक 35 बालकों के लिए कम से कम 1 शिक्षक होना चाहिए, सही बात है। कक्षा 6 से 8 के लिए 100 से अधिक बालक होने पर एक पूर्वकालिक प्रधान अध्यापक भी होना चाहिए, सही बात है। शिक्षण के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या 45 है, जिसमें से तैयारी के घंटे सम्मिलित नहीं हैं, तो तैयारी के घंटे भी सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर इसके लिए ये नेगेटिव में आंसर चौथा ऑप्शन इसका रहने वाला है। 57 में चौथा ऑप्शन रहेगा। और इसके बाद में बात करते हैं 58 नंबर पे है असुमेलित युग्म की पहचान करिए। 58 नंबर पे प्रश्न है असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। तो असुमेलित में यहाँ पर राज्य पशु चिंकारा है, राज्य खेल वॉलीबॉल नहीं है, राज्य खेल है बास्केटबॉल, और राज्य नृत्य क्या है घूमर है, राज्य पुष्प क्या है रोहिड़ा का पुष्प। इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान रखना है कि दूसरा ऑप्शन इसका असुमेलित रहने वाला है। राज्य खेल क्या है अपना बास्केटबॉल है। अगला 59 नंबर पे प्रश्न है निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 कब अधिनियमित किया गया है? ये पूछा गया है दोस्तों। तो बताइए कब अधिनियम किया गया है? ये किया गया है भारत गणराज्य के 60वें वर्ष में अधिनियम संख्या 35वां अधिनियमित इसमें किया गया है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की बात यहाँ पर हो रही है। इसके बाद में 60वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 60वां प्रश्न क्या कह रहा है? 60वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर जापानी संस्थान जेट्रो का प्रथम औद्योगिक पार्क लगाया गया है? जेट्रो का प्रथम औद्योगिक पार्क लगाया गया है कहाँ? निमराना में। अगला 61वां प्रश्न है पीयर रिव्यू अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें असत्य कथन क्या हो सकता है? इसमें असत्य कथन देखिए यह अभियान 18 से 24 अगस्त तक चलाया गया है, तो यह सत्य कथन है। इस अभियान का संचालन सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रगति मूल्यांकन हेतु किया गया है, तो ये भी सही कथन है। इसका 25 जिलों का चयन किया गया है, तो ये सही कथन नहीं है। इस अभियान हेतु अंतर्गत मूल्यांकन केरल राज्य द्वारा टीम के द्वारा किया गया है, तो ये भी सही कथन है। 61 में तीसरा ऑप्शन इसका नेगेटिव में आंसर रहने वाला है। इसके बाद में अगला 62 नंबर पे प्रश्न है अखिल भारतीय समन्वित बाजरा सुधार परियोजना कहाँ है? तो मंडोर जोधपुर में। अगला 63वां प्रश्न है राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के लिए विस्तारित कालावधि 6 माह तय की गई है। RTE अधिनियम 2009 की कौन सी धारा राज्य सरकार को उपयुक्त नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है? तो कौन सी धारा शक्ति प्रदान करती है? धारा 38। अगला 64वां प्रश्न 3000 से अधिक आबादी वाले पंचायत मुख्यालयों में प्रेरकों द्वारा युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण व लाइब्रेरी की व्यवस्था हेतु निम्न में से किस योजना का संचालन किया जा रहा है? तो इनमें से कौन सी योजना है? वो है अटल ज्ञान केंद्र। अगला 65वां प्रश्न 13 से 15 नवंबर आयोजित आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल 2025 की थीम क्या रखी गई है? तो आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल 2025 की थीम रखी गई है खेल खेल में सीखो। अगला 66वां प्रश्न राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अनुसार कक्षा 6 से 8 के लिए आसपास के क्षेत्र में सीमा है 2 किलोमीटर की पैदल दूरी। 67वां प्रश्न है बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल की मजार अब्दुल्ला पीर दरगाह किस जिले में है? अब्दुल्ला पीर दरगाह किस जिले में है? अब्दुल्ला पीर दरगाह बांसवाड़ा में है। 68वां प्रश्न हुआ। 68वां प्रश्न देखिए यदि किसी निजी विद्यालय की प्रवेश कक्षा में कुल प्रवेशित बालकों की संख्या 21 है तो निःशुल्क प्रवेशित बालक कितने होंगे? तो निःशुल्क में कितना प्रतिशत होता है? तो 25% सीटों पर होता है, तो यहाँ पर 6 बालक जो रहेंगे वो RTE के तहत रहेंगे, निःशुल्क प्रवेश उनका रहेगा RTE में।
तो 25% ये रहेगा, 75% बालक वो रहेंगे निजी फीस देने वाले। ये बात रह गई। तो 6 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। इसके बाद में बात करें 69 नंबर पर, देखिए निम्न में से किस स्थान पर कृषि अनुसंधान स्टेशन स्थित नहीं है। तो किस स्थान पर कृषि कृषि अनुसंधान स्टेशन स्थित नहीं है, तो बोजुंदा चित्तौड़गढ़ में नहीं है, फतेहपुर में भी है, केसवाना में भी है और नौगांव में भी है। अगला 70 नंबर पे प्रश्न है 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में राजस्थान के पुनीत कुमार ने कुश्ती के किस भार वर्ग में रजत पदक जीता है। मैन फ्री स्टाइल 97 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। 71 नंबर पे प्रश्न है NEP 2020 के अनुसार जिन क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक रूप से अभावग्रस्त बालक अधिक हैं वहाँ छात्र शिक्षक अनुपात क्या रहेगा। तो 71 नंबर पे प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है 25 छात्रों पर एक शिक्षक। अगला 72वां प्रश्न है असुमेलित की पहचान करनी है। असुमेलित की पहचान करनी है। हवा महल जयपुर में है, पिछोरा झील उदयपुर में है, जसवंत थड़ा जैसलमेर में नहीं है, जसवंत थड़ा जैसलमेर में नहीं जोधपुर में है और भानगढ़ अलवर में है। तो ये सारे सही हैं। तीसरा ऑप्शन इसका इनकरेक्ट में असुमेलित रहने वाला है, ये सही हो गया। इसके बाद में 73वां प्रश्न है राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के किस नियम में राज्य सलाहकारी परिषद का गठन व उसके कर्तव्यों का उल्लेख है। तो 73वें प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है नियम 28 में यहाँ पर इसका उल्लेख है। और 74वां प्रश्न है, 74वां प्रश्न देखिए दौसा का हर्षद माता मंदिर मूलतः किसको समर्पित है। हर्षद माता मंदिर, तो ये विष्णु भगवान को समर्पित है। 75वां प्रश्न है 3 जुलाई 2025 को किसी राजस्थान के पुलिस महानिदेशक DGP के पद पर नियुक्ति दी गई है। तो राजीव कुमार शर्मा को नियुक्ति दी गई है। अगला 76वां प्रश्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में त्रिभाषा फॉर्मूला के संबंध में असत्य कथन चूज करना है तीनों कथनों में से। तो एक भाषा अनिवार्यतः हिंदी होगी, तो ये जरूरी नहीं है, कोई सी भी हो सकती है वो। तो कम से कम 2 भाषाएं भारतीय होंगी, तो ये सही है। 3 भाषाओं में से विकल्प राज्य स्वयं के या छात्र के होंगे, तो ये भी सही बात है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 ही यहाँ पर असत्य कथन रह रहा है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। इसके बाद में अगला 77वां प्रश्न है पद्मश्री विजेता राजस्थान के खिलाड़ियों के संदर्भ में असुमेलित युग्म को पहचानिए। भुवनेश्वरी कुमारी स्क्वैश खेल से संबंधित है, सही है। लिम्बाराम तीरंदाजी से संबंधित है, सही है। बजरंग लाल ताखर निशानेबाजी से संबंधित नहीं है दोस्तों। बजरंग लाल ताखर किससे संबंधित है, नौकायान खेल से संबंधित है और ये भारत के पहले नौकायान हैं। और 2010 में एशियन गेम्स इन्होंने जीता है। पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार इनको मिला है, पर ये किसके लिए मिला है, नौकायान खेल के लिए मिला है। और रघुवीर सिंह किससे संबंधित है, घुड़सवारी से संबंधित है। तो इस प्रकार से खिलाड़ियों के बारे में जरूरी जानकारियाँ ध्यान रखनी है। अगला 78 नंबर पे प्रश्न है राजस्थान में किए गए अधिगम नवाचारों और उनके प्रारंभ वर्षों के संबंध में असुमेलित को छांटिए। अधिगम नवाचारों के बारे में बात हो रही है, तो अधिगम नवाचारों में चौथा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। असुमेलित यहाँ पर है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, ये नहीं है। यहाँ पर राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव भी चलाया गया है, SIQ भी चलाया गया और दीक्षा राइज पोर्टल भी चलाया गया। तो ये सारे काम रहे हैं। अगला 79 नंबर पे प्रश्न है भारत की पहली मानव निर्मित नक्की झील कहाँ है। तो मानव निर्मित नक्की झील कहाँ है, माउंट आबू में है, सभी जानते हैं ये। तो 80 नंबर पे प्रश्न है 18-19 फरवरी को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय जल मिशन वाटर विजन 2047 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो 80 नंबर पे प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है, उदयपुर में ये सम्मेलन का आयोजन किया गया है। वाटर विजन 2047 का सम्मेलन आयोजित उदयपुर में किया गया। अगला 81 नंबर पे प्रश्न है आई स्टार्ट स्कूल कार्यक्रम राजस्थान में विद्यालयी शिक्षा में किस स्तर की कक्षाओं के लिए संचालित है। आई स्टार्ट की बात हो रही है, तो आई स्टार्ट जो खेल है ये है यहाँ पर कक्षा 8 से 12 के लिए। अगला 82 नंबर पे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जिला प्रशासन का मुख्य प्रभारी अधिकारी के रूप में है। तो मुख्य प्रभारी अधिकारी, जिला प्रशासन का मुख्य प्रभारी अधिकारी कौन है, जिला कलेक्टर है। अगला 83 नंबर पे प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य नहीं है। पहला है प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, तो ये भी सही है। विद्यालय शिक्षा को सामाजिक और लैंगिक अंतर को कम करना, ये भी सही है। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, तो ये इसका मुख्य लक्ष्य नहीं है। विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों को समानता और समावेशन को सुनिश्चित करना, तो ये भी है। तो तीसरा ऑप्शन इसका नेगेटिव में करेक्ट आंसर रहने वाला है, ये इसका मुख्य लक्ष्य नहीं है।
अगला 84 नंबर पे प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में निम्न में से राजस्थान का कौन सा व्यक्ति पुरुषों की स्किट शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता बना? अनंतजीत सिंह नरूका इसका सही आंसर रहेगा 38वें राष्ट्रीय खेलों में। 85 नंबर पे 4 जून 2025 को राजस्थान किन दो आर्द्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो 85 प्रश्न में आज सही आंसर रहेगा मैनार और खींचन को। 86 नंबर पे प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन समिति के विभिन्न कोषों के खाते राष्ट्रीयकृत अथवा सहकारी बैंकों में खोले जाते हैं। इस बैंक में लेन देन हेतु किसके हस्ताक्षर अनिवार्य हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा अध्यक्ष व सदस्य सचिव के। अगला 87 नंबर पे प्रश्न है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत राजस्थान के प्रत्येक परिवार को कितने का कैशलेस बीमा कवरेज दिया जाता है? तो यहाँ पर इस मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में 25 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज कैशलेस दिया जाता है। 88 नंबर पे प्रश्न है, विद्यालय के शाला प्रधान का विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी में क्या पद नाम रहता है? तो पदेन सदस्य सचिव के पद पर कार्यरत रहता है। ये सारे प्रश्न हुए। आगे बढ़ते हैं 88 के बाद में 89 नंबर पे प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? तो वो करी जाती है राष्ट्रपति नहीं दोस्तों, यहाँ पर होगा राज्यपाल इसका सही आंसर रहने वाला है। आगे 90वां नंबर पे प्रश्न है, 90 प्रश्न देखिए, राज्य बजट 2025-26 के अंतर्गत 12,500 करोड़ रुपए की लागत से पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना प्रारंभ करी गई। इस योजना की अवधि कितनी निर्धारित करी गई है? तो इस योजना की अवधि 7 वर्ष की निर्धारित करी गई है। अगला 91 नंबर पे प्रश्न है, विज्ञान क्लब की बैठकों के कार्यक्रम तैयार करना, क्लब की बैठकों की कार्यवाही का लेखा जोखा किस अधिकारी द्वारा रखा जाता है? तो ये जो लेखा जोखा है ये सचिव के द्वारा रखा जाता है। 92 नंबर पे प्रश्न है, अकबर ने किसे सिरी कलम की उपाधि दी है? अकबर ने किसे सिरी कलम कहा? तो अब्दुसमद को कहा। 93 नंबर पे प्रश्न है, विलियम किलपैट्रिक ने प्रयोजना विधि के कितने सोपान बताए हैं? विलियम किलपैट्रिक ने प्रयोजना विधि के कितने सोपान बताए हैं? तो 4 सोपान बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं ये आप एक बार कमेंट करके बताइएगा। अगला 94 नंबर पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म को छांटना है। असुमेलित युग्म मानस असम में है, सही है। नंदा देवी उत्तराखंड में, सही है। सिमलीपाल पश्चिम बंगाल में नहीं है दोस्तों, सिमलीपाल है ओडिशा में और ये मयूरभंज जिले में है। सिमलीपाल कहाँ है? ओडिशा में है। और पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश में। तो ये सही है, इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, असुमेलित छांटना था हमें। अगला 95 नंबर पे प्रश्न, ज्ञान कहीं बाहर मौजूद ना होकर के व्यक्ति के भीतर निर्मित होता है, ज्ञान व्यक्ति की स्वयं की रचना है, यह अवधारणा किसने दी है? किससे संबंधित है? तो ये है मौलिक रचनावाद से संबंधित। इसके बाद में 96 नंबर पे प्रश्न है कि भारत के संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राजस्थानी कौन था? हस्ताक्षर करने वाला पहला राजस्थानी तो बलवंत सिंह मेहता। अगला 97 नंबर पे प्रश्न है, ऊर्जा विषय को विज्ञान और गणित को आपस में जोड़ करके साझा अवधारणाओं के माध्यम से पढ़ाया जाता है, यह दृष्टिकोण किसका उदाहरण है? तो यह दृष्टिकोण किसका उदाहरण है? यह है अंतर विषय का उदाहरण। अगला 98 नंबर पे है, राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस उपक्षेत्र का है? तो सर्वाधिक जो योगदान है यह विनिर्माण का योगदान है। इसके बाद में 99 नंबर पे प्रश्न है कि किस शिक्षण विधि में विशेष रूप से तैयार शिक्षण सामग्री का प्रयोग होता है? तो विशेष रूप से तैयार शिक्षण सामग्री मोंटेसरी विधि में होता है। अगला 100 नंबर पे प्रश्न है, दिए गए चित्र में AOB एक सीधी रेखा है और AOC कोण AOC 3x + 20 डिग्री का है और कोण BOC जो है ये 4x - 36 डिग्री का है। तो x का मान कितना है? तो x का मान यहाँ से निकालना है, 180 डिग्री पर ये दोनों हैं, कैलकुलेट करके आप निकाल लेंगे मान। और इसका जो सही आंसर रहने वाला है ये रहने वाला है 28। आगे बढ़ते हैं। अगला 101 नंबर पे प्रश्न है, आगमन विधि संबंध में असत्य कथन है। आगमन विधि के संबंध में असत्य कथन बताना है। केवल B और C यहाँ पर असत्य है। ये क्या है? सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित करता है, ये भी सही है। और यह अबोध केंद्रित विधि है, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। 102 नंबर पे प्रश्न, निम्न में से असंपर्क बल का उदाहरण नहीं है।
असंपर्क बल का उदाहरण क्या नहीं है? घर्षण बल नहीं है। चुंबकीय बल भी है, गुरुत्वाकर्षण बल भी है, स्थिर विद्युत बल भी है, घर्षण बल नहीं है। अगला 103 नंबर पे एनेक्डोटल रिकॉर्ड का उपयोग प्राथमिक रूप से किया जाता है, तो क्या किस काम के लिए किया जाता है? तो इसका है व्यवहार की विशेष घटना को दर्ज करने के लिए। 104 नंबर पे प्रश्न है, कथन एक सीपीयू मेमोरी के साथ में एड्रेस कंट्रोल और डेटा बसों के माध्यम से संचार करता है जिसे एक सिस्टम बस बनाती है। और कारण क्या है? सिस्टम यह सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर सिस्टम के सभी घटक स्वतंत्र रूप से काम करें बिना किसी आपसी इंटरेक्शन के। चारों ऑप्शन देख करके हमें आंसर देना है। तो इसका सही आंसर है कि कथन तो सही है किंतु कारण गलत है। ए सही है और आर गलत है, तो पहला कथन इसमें सही रहेगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला 5वां प्रश्न 105 नंबर पे प्रश्न है कि कक्षा से बाहर विद्यार्थियों को सूचना देने हेतु प्रयुक्त होने वाली शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि जो भी नोटिस बोर्ड रहता है तो वो कौन सा होता है? वो होता है बुलेटिन बोर्ड। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा 105 में। 106 नंबर पे है, कंप्यूटर शब्दावली में NAS का पूरा नाम बताना है। नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद में 107 नंबर पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रभाव उपचारात्मक शिक्षण की विशेषता नहीं है? तो 107 नंबर पे रहने वाला है कौन सा नहीं है? प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण नहीं है, सतत पोषण भी है, निदात्मक आधार भी है, व्यक्तिगत दृष्टिकोण भी है। अगला 108 नंबर पे प्रश्न है, MS विंडो और इंडेक्स HTML फाइल पर डबल क्लिक करने पर आमतौर पर इसे खोलने के लिए कौन सा प्रकार का सॉफ्टवेयर डिफ़ॉल्ट रूप से सेट होता है? तो कौन सा सॉफ्टवेयर सेट होता है? तो वेब ब्राउज़र पे ये ओपन हो जाती है। अगला 109 नंबर पे है, अधिगम के लिए आकलन मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिगम के लिए आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है प्रक्रियाधीन शिक्षण व अधिगम में सुधार करना। 110 नंबर पे है, रक्त कणिका जो केंद्रक विहीन तथा रंगहीन जिसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है वह क्या है? इसका सही आंसर है थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर रहेगा। 110 में तीसरा ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 111 नंबर पे प्रश्न है, फायरवॉल को कैसे लागू किया जाता है? फायरवॉल को कैसे लागू किया जाता है? तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों में से लागू कर सकते हैं। 112 नंबर पे, अब अवायवीय श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज के विखंडन के अंतिम उत्पाद क्या बनता है? ग्लूकोज के विखंडन से अवायवीय श्वसन में क्या बनता है? तो ये बनता है एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है उत्पाद के रूप में। 113 नंबर पे प्रश्न है, विनिर्माण के लिए आपूर्तिकर्ताओं से घटकों की खरीद करने वाला व्यवसाय। विनिर्माण के लिए आपूर्तिकर्ताओं से घटकों की खरीद करने वाला जो व्यवसाय है ये कहलाता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस यहाँ पर कहलाएगा। और इसके बाद में 114 नंबर पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का संबंध मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय से है? किस मनोवैज्ञानिक का संबंध है? तो E.B. टिचनर का संबंध यहाँ पर है। 115 नंबर पे प्रश्न है, निम्न में से असुमेलित युग्म हमें छांटना है। सोडियम क्लोराइड, टेबल साल्ट, रॉक साल्ट सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा सही है। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा सही है। सोडियम कार्बोनेट, नीला तोता ये नहीं है। 116 नंबर पे प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता जैसे कि अक्षर X को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को बीजगणित और गणना सीखने में सक्षम बनाती है। तो कौन सी अवस्था बनाती है? तो इसमें सही आंसर रहने वाला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बनाती है। 117 नंबर पे प्रश्न है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने 5 महान व्यक्तित्वशील गुणों का मापन करने के लिए मापनी बनाई है? सही आंसर रहेगा कोस्टा और मैकरे ने बनाई है। 118 नंबर पे प्रश्न है कि यदि कोई राशि 4 वर्ष के लिए उधार दी जाती है और साधारण ब्याज की 2% वार्षिक दर से ब्याज के रूप में 3,600 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं तो मूलधन हमें ज्ञात करना है। तो मूलधन का फॉर्मूला लगा करके इस प्रकार से आप ज्ञात कर लेंगे और इसका जो सही आंसर है 45,000 रुपये इसका सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला 119 नंबर पे प्रश्न है, व्यक्तियों में सक्षमता का सद्गुण मनोसामाजिक विकास प्रक्रिया के किस विकासात्मक चरण के सफल समाधान के दौरान होता है? सफल समाधान के दौरान होता है। तो यहाँ पर एक परिश्रम बनाम हीनता इसका सही आंसर रहेगा। और इसके बाद में 120 नंबर पे प्रश्न जो है, सामाजिक अध्ययन मनुष्य व सामाजिक व भौतिक वातावरणों के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन है। यह परिभाषा किसकी है? तो NCERT के अंतर्गत यह परिभाषा है। अगला 121 नंबर पे प्रश्न है, विश्व का सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट गिरी सुरंग की ऊंचाई कितनी है? एवरेस्ट की ऊंचाई 8,849 यहाँ पर ऊंचाई है। और
122वां प्रश्न, थ्रस्टन का बुद्धिमत्ता का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो थ्रस्टन का समूह घटक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। 123वां प्रश्न, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 1,30,910 है। यदि गत वर्षों में क्रमशः 6% की वृद्धि हुई, 5% की कमी हुई, तो 2 वर्ष की यहाँ पर जनसंख्या, तो 2 वर्ष की जनसंख्या थी, 2 वर्ष की निकालनी है। एक वर्ष में तो 6% की वृद्धि हो गई है, तो पहले 1% से 6% की यहाँ पर, एक वर्ष में 6% की वृद्धि निकालेंगे, फिर एक वर्ष में 5% की कमी निकालेंगे, और यहाँ पर इनको जोड़ करके किसके बराबर रखेंगे, 1,30,000 के बराबर टोटल के रखेंगे, और फिर वहाँ पे एक्स का मान निकाल लेंगे। तो ये कैलकुलेशन रहेगी थोड़ी सी इसमें। यहाँ पर क्या रहने वाला है, इसका सही आंसर 1,30,000। अगला 124वां प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिससे किसी व्यक्ति विशेष का लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्रिया आरंभ करता है, कोई व्यक्ति निर्देशित करता है और लक्ष्य प्राप्ति तक जारी रखता है, तो वह क्या कहलाता है? तो वह मोटिवेशन कहलाता है। कि आप लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्रिया कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, निर्देशित तरीके से कर रहे हैं और लक्ष्य प्राप्ति तक उसे जारी रख रहे हैं, तो वह क्या कहलाएगा? मोटिवेशन कहलाएगा। इसके बाद में 125 नंबर पे प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस समूह में सभी सामग्री प्रक्षेपी प्रकार की है? तो कौन सा ऐसा समूह है जिसकी सभी सामग्री प्रक्षेपी प्रकार की है? स्लाइड, ट्रांसपेरेंसीज और फिल्म, तो ये दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। इसके बाद में 126 नंबर पे प्रश्न है कि एक बालक को पहले किताबें खोलने पर, फिर उन्हें देखने परखने पर, उसके बाद उन्हें संक्षिप्त में पढ़ने पर जोर और अंत में लंबे समय तक पढ़ने के लिए प्रबलन प्रदान किया जाता है, तो वह प्रक्रिया किसका उदाहरण है? तो यह प्रक्रिया है शेपिंग का उदाहरण। अगला यहाँ पर 127 नंबर पे प्रश्न, ये जो संख्या दी गई है इसका गुणनफल का कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनफल करके कुल अभाज्य गुणनखंड इसका निकालना है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका 55 आंसर रहने वाला है। कैलकुलेट करके आप लोग इसका देखिएगा एक बार। और इसके बाद में 128 नंबर के प्रश्न का क्या आंसर बता रखा है? वाटसन का अल्बर्ट पर किया गया प्रसिद्ध प्रयोग क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है भय संबंधित प्रतिक्रियाएं सीखी जाती है। 129 नंबर पे प्रश्न, हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी कहलाती है। सिलेंडर में एलपीजी द्रव के रूप में होती है। सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तन 1, फिर यही गैस जलती है। परिवर्तन बी, निम्नलिखित में से इन परिवर्तनों से संबंधित है यह सही कथन अपने को चयन करना है। सही कथन का चयन करना है, तो इसमें 129 में सही कथन कौन सा रहेगा? प्रक्रम बी, एक रासायनिक परिवर्तन सही कथन इसका है। इसके बाद में 130 नंबर पे प्रश्न है, जब कोई वयस्क अपनी इच्छाओं, प्रेरणाओं, व्यवहारों को बाल्यावस्था की इच्छाओं, प्रेरणाओं और व्यवहारों के अनुकूल बना लेता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो 130 का सही आंसर रहेगा, उसे प्रतिगमन कहा जाता है। 131 नंबर पे है, एक 28 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के बेलन से कितनी बंदूक की गोलियां बनाई जा सकती है, जो प्रत्येक गोली का व्यास 1.5 सेंटीमीटर होना चाहिए? तो कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? तो 1792 गोलियां बनाई जा सकती है। इसके बाद में 132 नंबर पे प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रावधान प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी नहीं है? तो कौन उपयोगी नहीं है? तो ये उपयोगी नहीं है उपचारात्मक अनुदेशन। अगला 133वें नंबर पे प्रश्न है, किस शब्द में संधि व समास दोनों हैं? किस शब्द में संधि और समास दोनों हैं? तो वाग युद्ध में संधि और समास दोनों हैं। वाग और युद्ध क्या हो गया? व्यंजन संधि यहाँ पर हुई, और वाग में क्या हुआ? तत्पुरुष समास हो गया, तो वाग युद्ध यहाँ पर सही आंसर इसका रहेगा। इसके बाद में अगला 134 नंबर पे है, संज्ञा से बना विशेषण। संज्ञा से बना विशेषण कौन सा है? तो ये है लखनवी। लखनवी इसका सही आंसर रहेगा। अगला 135 नंबर पे प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? किसमें सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? तो 135वें प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है बालक पतंग उड़ा रहा है, तो इसमें सही सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है। 136वां प्रश्न जो है, निम्नांकित में से व्याकरणिक कोटियों से अप्रभावित रहता है? तो व्याकरणिक कोटियों से प्रभावित जो अप्रभावित रहता है, तो अव्यय अप्रभावित रहता है। 137 नंबर पे है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है? कौन सा क्रम सही नहीं है? ढाक के 3 पात मुहावरा इसको नहीं बता रहा है कि ये सही क्रम नहीं है, बट यहाँ पर ढाक के 3 पात भी जब मैंने सर्च किया है तो मुहावरा ही बता रहा है इसको भी। आप काज महाकाज, आप काज महाकाज, ये लोकोक्ति है, ये भी सही है। कचूमर निकालना मुहावरा, ये भी सही है। चलती का नाम गाड़ी लोकोक्ति, ये भी सही है। तो चारों ऑप्शन ही इसके सही आ रहे हैं। एक बार आप जरूर से कंफर्म करिएगा कि अगर आपका पढ़ा हुआ है ढाक के 3 पात तो ये मुहावरा है या नहीं है। मेरी नज़र में तो ये भी मुहावरा ही है, तो सही ऑप्शन है सारे ही।
तो कौन सा क्रम सही नहीं है तो ये बताना है, तो सारे ही सही है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर डाउटफुल लग रहा है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद में 138 नंबर पे प्रश्न है, FG फ्रेंच द्वारा दिया गया संरचनात्मक उपागम का सिद्धांत नहीं है। तो 138 का सही आंसर रहने वाला है लेखन कौशल में सुधार करना, इसका सही उपागम नहीं है। 139वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि में व्याकरण की शिक्षा स्वतंत्र रूप से नहीं देकर के स्वाभाविक रूप से भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त किया जाता है? भाषा संसर्ग विधि के अंतर्गत ये बात हो रही है। 140 नंबर पे प्रश्न है, निम्न में से कौन से कौशल अभिव्यक्त्यात्मक कौशल है? कौन सा कौशल अभिव्यक्त्यात्मक कौशल है जिसमें अभिव्यक्ति व्यक्त करी जाती है? तो ये बोलना और लिखना में हम हमारी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर रहे हैं। अगला 141वां प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की विशेषता बतानी है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की विशेषता बतानी है तो इसका A और D रहेगा, प्राप्तांकों में एकरूपता और प्रशासन में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन इसका करेक्ट रहने वाले हैं। अगला 142 नंबर पे प्रश्न है, चूज द आर्टिकल और बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस दैट बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस, जो अच्छे प्रकार से सेंटेंस को कंप्लीट करे। आई सा वन आइड मैन, आई सा ए वन आइड मैन, तो ए इसका सही आंसर रहने वाला है। 143 नंबर पे प्रश्न, चूज द करेक्ट फॉर्म, वर्ब की करेक्ट फॉर्म चूज करनी है और जो फिट हो जाए सेंटेंस में। इट इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई हर सिंग, हैव हियर्ड हर सिंग, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अगला 144 नंबर पे प्रश्न है, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म गिवन ए एक्टिव सेंटेंस। तो एक्टिव सेंटेंस क्या है? दे मेड हिम सेक्रेटरी, इसका सही आंसर रहेगा ही वाज मेड सेक्रेटरी बाय देम। अगला 145 नंबर पे प्रश्न है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म गिवन सेंटेंसेस। सी सेड लेट अस नॉट क्वारल ओवर ट्रफल्स, तो यहाँ पर इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? सी सजेस्टेड दैट दे शुड नॉट क्वारल ओवर ट्रिफल्स। अगला 146 नंबर पे प्रश्न है, ही बर्ंट द मिडनाइट ऑयल टू क्लियर द एग्जाम, द अंडरलाइन आइटम्स मीन्स। इस आइटम का मीन हमें बताना है, क्या मीनिंग हो सकता है इसका मीनिंग है स्टडीज लेट एट नाइट, तो लेट तक उसने पढ़ाई करी अपने एग्जाम के लिए। अगला 47वां प्रश्न है, द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज इज ए स्किल नॉट ए सब्जेक्ट प्राइमरी एम्फासिस, इसका सही आंसर रहेगा हैबिट फॉर्मेशन थ्रू प्रैक्टिस। अगला 148वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायरेक्ट मेथड, इसका सही आंसर रहेगा ग्रामर रूल्स आर एक्सप्लेन्ड एक्सप्लिसिटली। 149 नंबर पर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, तो CLT के लिए कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? तो ये एक्यूरेसी इज ऑलवेज मोर इम्पोर्टेंट देन फ्लुएंसी, तो ये नहीं है, इसका पहला ऑप्शन ही गलत रहेगा। इसके बाद में अगला लास्ट अपना प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेमेडियल टीचिंग, तो इसका जो मेन रहने वाला है वो है रिमूविंग लर्निंग डिफिकल्टीज थ्रू इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस, तो ये इसका सही आंसर रहने वाला है। इस प्रकार से हमारा ये पेपर कंप्लीट होता है। आई होप आपने ठीक प्रकार से सारे प्रश्नों को समझ लिया है। सारे प्रश्नों के आंसर बताने में पूरी सावधानी बरती गई है। फिर भी किसी प्रश्न विशेष में कोई दिक्कत समस्या आती है तो आप खुद से एक बार सर्च कर लेंगे, नहीं मिलता है देन आप कमेंट करके बता, मैं आपके कमेंट रिप्लाई देकर के डाउट्स को दूर करने की कोशिश करूँगा। और इसकी टेस्ट की कंप्लीट PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, तो वहाँ से आप खुद से भी और अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर पाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर आप ऐसा ही और पेपर्स चाहते हैं देन आप कमेंट करके बताएंगे, तो और भी अलग अलग कोचिंग्स के जो टेस्ट चल रहे हैं तो वो एक बार प्रैक्टिस कर लिए और उनके सॉल्यूशंस वीडियोस चैनल पर लाई जाएंगे जिनसे कि आपकी पढ़ाई में मदद हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।